हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 2 दिन 19 और 20 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। दिस इज आवर प्रोफाइल। यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट बोथ ऑफ अस हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 5 + 5 टाइम्स। ओके, सो गिलियन बेयर सिंड्रोम और गिलियन बेरे सिंड्रोम, जीबीएस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूज़ में काफ़ी है। मध्य प्रदेश में अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंस हुआ है। इसके पहले भी ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर काफ़ी डेथ्स हुई थी, तो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए जीबीएस। सो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डिजीज है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन सेकंड इज इट लीड्स टू परमानेंट पैरालिसिस इन मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो इवन इफ आपने अगर वीडियो नहीं, ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तब भी अगर आप ये क्वेश्चन को कम से कम आप पढ़ कर लोगे सॉल्व, तो यू विल मार्क इट राइट इन द एग्जाम। सो राइट आंसर फॉर दिस इज, आपका जो सेकंड ऑप्शन है, इट इज इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं ना वो रिकवर हो जाते हैं। परमानेंट पैरालिसिस मेजोरिटी में नहीं होता है। ओके, थोड़ा टाइम कम या ज्यादा लग सकता है, बट दे रिकवर। एंड फर्स्ट वन इज करेक्ट, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, इसका कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या वायरल इन्फेक्शन से ये ट्रिगर होता है। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। So now coming to question number two, with reference to GCC, Global Capability Center in India, consider the following statement. First, GCC were initially established mainly to perform back office and support function for foreign firms. Second, in recent years, GCC in India have increasingly taken up core business innovation and strategic role. तो पॉज करेंगे and मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि जीसीसी जो इनिशियली स्टार्ट किया गया था वो एज अ बैक ऑफिस किया गया था फॉर सपोर्टिंग फॉरेन फर्म। जैसे सपोज कि फॉरेन की बहुत बड़ी कंपनी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूनिट लगाया गया था बैक एंड वर्क के लिए। राइट, तो ये सही है। एंड ग्रेजुअली हुआ क्या है, ये इवॉल्व हो गया। इनका जो खुद इनोवेशन स्ट्रैटेजिक रोल जो है उन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया पोस्ट कोविड 19 हुआ क्या था, डिजिटल वर्ल्ड जो है वो इवॉल्व हुआ था, तो उसी में जीसीसी का भी इवोल्यूशन हुआ था। तो सेकेंड पार्ट जो है वो भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। नहीं, थर्ड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट relics and stupas in early India, consider the following statement। तो बुद्धिस्ट relics और stupas के ऊपर क्वेश्चन है। relics associated with Buddha were always meant to be openly visible to devotees। कह रहे भक्त लोगों के लिए जो है, उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए जो है ओपनली विजिबल होना था relics को, जो है ये ऑलवेज meant to be। सेकंड ऑप्शन है circumambulation। सर्कम्बुलेशन और प्रदक्षिणा जो घूमते हैं चारों तरफ अराउंड स्तूपास वाज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल प्रैक्टिस, की इम्पॉर्टेंट रिचुअल प्रैक्टिस था ये। एंड थर्ड ऑप्शन इज अर्ली बुद्धिस्ट साइट्स relied exclusively on anthropomorphic images of the Buddha to convey his presence। Okay, so stop the video, pause the video and mark the answer। So the right answer for this is only second one। जो प्रदक्षिणा वाली चीज है, जो चारों तरफ घूमने वाली चीज, वो सही है। ये ओपनली विजिबल होने वाली चीज नहीं थी, ये कंसील करके छुपा कर रखने वाली चीज थी। तो ये उनका डिस्प्ले नहीं किया जाता था। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आपने इनफैक्ट काफी मीम वगैरह ऐसी चीज देखी होगी कि महात्मा बुद्ध इस चीज के खिलाफ थे, कि जो आइडल वर्शिप वाली चीज, इमेज वर्शिप वाली चीज है, और उन्हीं का बाद में लोगों ने इमेज बना दिया। ये चीज बाद में थी, तो ओरिजिनली वाली चीज, एक्सक्लूसिवली ये चीज नहीं थी। ठीक है, तो दिस इज incorrect। So the right answer for this is only one। Now, coming to question number four, with reference to the constitutional protection of children in India, consider the following statement। तो तीन स्टेटमेंट है आपके पास। फर्स्ट, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। सेकेंड, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड थर्ड, आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई एंड आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ डायरेक्टली direct the state to protect children from exploitation and moral abandonment। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, दैट इज करेक्ट। सेकेंड जो ऑप्शन है आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये गलत है। राइट, ये इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दे रखा है कि बिलो 14 ईयर्स जो है उसको हैजार्डस इंडस्ट्री में वर्क करने से रोका जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज होती है, सीजन्स होते हैं, बहुत जगह होता है वहाँ पे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं। तो अगर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर उनको नहीं लेना था तो कैसे वो काम कर रहे होते, वो भी तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सेकंड जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है गलत है। थर्ड जो है
वो सही है। आर्टिकल 39E एंड 39F डीपीएसपी का पार्ट है, जहां मैंडेट किया गया कि एक्सप्लॉयटेशन और से बचाना है चिल्ड्रन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सॉफ्ट मैटर मटेरियल, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सॉफ्ट मैटर्स कैन बिहेव लाइक सॉलिड एट रेस्ट बट फ्लो लाइक अ लिक्विड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। कह रहे हैं कि अगर रेस्ट पे है, मतलब कोई फोर्स वोर्स नहीं लगा हुआ है, तो वो सॉलिड है, वरना आप फोर्स लगा दोगे तो लिक्विड की तरह बिहेव करता है। सेकेंड ऑप्शन इज, द बिहेवियर ऑफ सॉफ्ट मैटर डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड नॉट ऑन टाइम। कह रहे हैं सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये द हिंदू में, साइंस टेक के ऊपर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए, कि दिस वन इज करेक्ट। जैसे आपने टूथपेस्ट वगैरह में देखा होगा, आप प्रेशर लगाते हो लिक्विड की तरह वो फ्लो करता है। ओके, मतलब फोर्स और स्ट्रेस के अंदर लिक्विड की तरफ करता है, और ऐसे वो सॉलिड की तरह एक जगह स्टेबल रहता है। तो सेकंड ऑप्शन, अब सेकंड ऑप्शन में क्या टाइमिंग की बात है। अब मान लो बहुत कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी वो मूव करेगा, बहुत हल्का हल्का फोर्स लगाओगे तो वो सॉलिड ही रहेगा। तो इसकी स्टडी जो कंसेप्ट वाली चीज जो है ना, इसके किसके अंदर होता है, रियोलॉजी के अंदर। ठीक है, रियोलॉजी के अंदर जो है इस चीज की स्टडी होती है, जो सॉफ्ट मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए। Now, coming to question number 6, with reference to the proposed Board of Peace for Gaza, consider the following statement. It is proposed to supervise the redevelopment funding of Gaza during a transitional period. Second, it will function under the formal mandate of the United Nations Security Council. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है आपका, देखो बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में आ रहा है, राइट। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ये ट्रम्प का प्रपोज्ड एक काउंसिल है फॉर गाजा। एंड उन्होंने प्रपोज क्या किया है कि जो कंट्रीज $1 बिलियन देंगी उनको इसमें जगह मिलेगी, एंड यूएस प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेंगे सारी टर्म्स एंड कंडीशनैलिटीज ऑफ दिस बोर्ड। और इसमें कुछ मेंबर्स जो हैं पहले से हैं, फॉर एग्जांपल टोनी ब्लेयर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अजय बंगा, एंड आपके जेरेड कश्नर, राइट। तो पहले, और जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूएस के, वो। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट इज प्रपोज टू सुपरवाइज द रीडेवलपमेंट फंडिंग फॉर गाजा ड्यूरिंग अ ट्रांजिशनल पीरियड, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट विल फंक्शन अंडर द फॉर्मल मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये गलत है, जैसे कि आपने बताया कि यूएस लेड इनिशिएटिव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। सेवेंथ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मीडिया अगेन, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, काफी न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और काफी कंट्रोवर्सी में रहा भी है। चेयरमैन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ट्रेडिशनली अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ट्रेडिशनली मतलब ऐसा कोई रूल लिखा नहीं हो, बट ट्रेडिशनली जो है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनते हैं इसके चेयरमैन। सेकंड ऑप्शन इज, द काउंसिल हैज द पावर टू इम्पोज फाइन्स एंड कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, कि ये फाइन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल कर सकता है न्यूज़पेपर्स का। एंड द थर्ड ऑप्शन इज, द काउंसिल एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन मैटर्स रिलेटेड टू प्रेस एथिक्स, कि प्रेस एथिक्स के केस में क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह ये काम करता है। ओके, अब इसमें जो है आप पॉज कीजिए और मार्क कीजिए राइट आंसर। तो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आपका जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, दीज आर इनकरेक्ट। ठीक है, व्हाई दे आर इनकरेक्ट, इनके पास फाइन लगाने की या कैंसिल करने की पावर नहीं है। आपने, अगर होता है ऐसा पावर, तो आपने कभी तो न्यूज़ में सुना होता है कि किसी का लाइसेंस कैंसिल वगैरह किया गया। ये वार्निंग वगैरह दे सकते हैं, सेंसर कर सकते हैं, एडमोनिश कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन, क्वासी जुडिशियल पावर नहीं है, मतलब जुडिशियल वैसा पावर इनके पास नहीं है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, कि हाँ जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर, वही इसके चेयरमैन बनते हैं इन जनरल। Now, coming to question number 8, with reference to the teachings and action of Narayan Guru, consider the following statement। तो तीन ऑप्शन है स्टेटमेंट के आपके पास। तो पहला स्टेटमेंट है ही रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड डिस्करेज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। सेकंड है he emphasized education and organization as tools for social reform. Third, he influenced the formation of Sri Narayan Dharm Sangam। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है ही रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड डिस्करेज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ये गलत है। इन्होंने आइडल वर्शिप रिजेक्ट नहीं किया था, बट इन्होंने बोला था रिफॉर्म होना चाहिए टेम्पल प्रैक्टिसेस में, बिकॉज लोअर कास्ट जो है उनको एंट्री नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, जो काफी अनफॉर्चुनेट था उस टाइम पे। तो इन्होंने बोला था कि सबको एंट्री मिलनी चाहिए, एंड अरुविपुरम टेम्पल मूवमेंट 1888 में इन्होंने स्टार्ट किया था।
तो पहला गलत है। सेकंड कह रहा है ही एम्फसाइज्ड एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एज टूल फॉर सोशल रिफॉर्म, दैट इज करेक्ट। थर्ड, ही इन्फ्लुएंस द फाउंडेशन ऑफ श्री नारायण धर्म संगम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओनली टू। इन द नाइन्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के कारण न्यूज में है और डिजिटल करेंसी की बात चल रही है काफी टाइम से। तो CBDC इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ करेंसी, सोवरेन करेंसी इशूड बाय इट्स सेंट्रल बैंक। कह रहे हैं CBDC जो है डिजिटल फॉर्म ऑफ करंट कंट्री का डिजिटल करेंसी, जैसे हमारा नॉर्मल रुपी है तो उसका डिजिटल वर्जन हो गया, जो सेंट्रल बैंक जो RBI टाइप का जो है वो इशू करता है। हमारे यहाँ RBI है, बाकी जगह सेंट्रल बैंक उनका जो होता है। सेकंड ऑप्शन है CBDCs आर इक्विवेलेंट टू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एज दे ऑपरेट विदाउट सेंट्रल बैंक बैकिंग। अब इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है। अगर इशू सेंट्रल बैंक करेगा तो सेंट्रल बैंक का बैकिंग भी होगा, अगर इशू नहीं करेगा तभी वो प्राइवेट बैंक टाइप की चीज होगी। तो CBDC जो है, ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि इसमें से एक पहला करेक्ट है, वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। RBI या जो आपका सेंट्रल बैंक है वो इशू करता है, ये लीगल टेंडर है। CBDC जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी टाइप की चीज नहीं है, इसको लीगल बैकिंग है, तो ये लीगल टेंडर है जो कि क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं है। Okay, so the right answer for this is 1. So now coming to question number 10, with reference to the saltwater crocodile, एस्टुराइन भी कहते हैं इसको, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला, इट इज द लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल स्पीसीज इन द वर्ल्ड, एंड सेकंड, इन इंडिया इट्स मेजर पॉपुलेशन आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है वर्ल्ड का। और जो दूसरा है, इन इंडिया इट्स मेजर पॉपुलेशन, जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये भी सही है आपका। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का IUCN स्टेटस क्या है। 11th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू IMF, अगेन IMF और वर्ल्ड बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमेशा न्यूज में रहता है और इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑल्टरनेट ईयर में पूछता रहा है। सो द IMF वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कह रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। एंड IMF प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंफ्रा डेवलपमेंट होगा उसके लिए ये फाइनेंसिंग वगैरह प्रोवाइड करता है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। So the right answer for this is second is incorrect. Okay, why second is incorrect? रीजन is कि इसका पर्पस ये नहीं है कि फाइनेंसिंग वाले प्रोवाइड करना, मॉनेटरी और स्टेबिलिटी के लिए पर्पस है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वाला पर्पस जो है वो वर्ल्ड बैंक का है ना, वर्ल्ड बैंक का पर्पस है ये फाइनेंसिंग वगैरह देना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। IMF इज नॉट डूइंग सच थिंग्स। ओके, सो ए इज द राइट आंसर। Now coming to question number 12, which of the following species is not commonly associated with Kaziranga National Park? तो A, Indian one-horned rhinoceros, B, Indian water buffalo, C, Asiatic lion and D, swamp deer। ठीक है, तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। अब देखो, ये यूपीएससी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार ऐसी चीजें पूछी गई हैं, आपको पता होना चाहिए। एशियाटिक लाइन जो है वो पूछा यूपीएससी ने कुछ साल पहले, एंड गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही रिस्ट्रिक्टेड है वो, राइट। एंड इसका मतलब है कि बाकी तीन जो है, राइनोसोरस, वाइल्ड वाटर बुफेलो एंड स्वैम्प डियर, ये काजीरंगा में आपको मिल जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एशियाटिक लाइन। ये आप देख लीजिएगा, वन हैंड राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वैम डियर यहाँ मिलता है, बिग फाइव जिसे कह रहे हैं। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट एंड डेमोक्रेसी होस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप नोटिस कर सकते हो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पूरे साल में न्यूज में रही हैं उस तरह की चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। हाईली रेलिवेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स पे ECI पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, आप मान के चलो 90% से ज़्यादा चांस है ECI पे क्वेश्चन आने के। The conference aims to promote the exchange of best practices in electoral management among democracies, कि democracies में जो है best practices वगैरह exchange करेंगे। Second option is hosting such conferences reflects India's growing role in supporting democratic institutions globally, कि हम जो है दूसरे countries को भी support कर रहे हैं, ये हमारा role दिखाता है। And third option is participation in the conference is limited only to countries of South Asia, कह रहे हैं सिर्फ साउथ एशिया के लिए ये है। तो कह रहे हैं ईस्ट, ये आपका न्यूज़ था। ओके, आप इसमें देख रहे हैं काफ़ी कंट्रीज, अराउंड 70 कंट्रीज से ज़्यादा, अराउंड 70 कंट्रीज से ज़्यादा। अगर आप न्यूज़ पढ़ा होता तो आप समझ जाते कि सिर्फ साउथ एशिया से ऐसा क्यों होगा, और बाकी ऑप्शंस तो
थोड़ा जेनरिक ही हैं, जो आप समझ सकते हो इस चीज़ की एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस करना है, इंडिया का ग्रोइंग रोल दिखा रहा है दूसरी कंट्रीज की डेमोक्रेसी में हेल्प करना। सो 1 and 2 आर करेक्ट। सेकंड थर्ड वन इज इनकरेक्ट, साउथ एशिया से ही नहीं बाकी कंट्रीज से भी लोग आएंगे। सो 2 इज द राइट आंसर। अराउंड 70 कंट्रीज से लोग आएंगे यहाँ पे। Now coming to question number 14. With reference to graviton, consider the following statement. तो पहला है, it is hypothetical elementary particle proposed to mediate the force of gravity. Second, it has been experimentally detected using particle accelerators. तो pause करेंगे and mark करेंगे आप लोग आंसर, right? So first option, it is hypothetical elementary particle proposed to mediate the force of gravity. ये सही है। ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल क्वांटम पार्टिकल है जो प्रपोज किया गया थ्योरीज में, जो कि क्वांटाइज करेगा ग्रेविटी को। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड यूजिंग पार्टिकल एक्सेलेरेटर। ये गलत है। कोई भी अभी तक एक्सपेरिमेंटल डिटेक्शन ग्रेविटोज का नहीं हुआ है। एंड डिटेक्टिंग ग्रेविटोज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट। क्यों? ड्यू टू द एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ ग्रेविटी कंपेयर टू अदर फंडामेंटल फोर्सेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। सो आज के लिए मेन से क्वेश्चन हमें नहीं दिया है, ब्रेक ले लीजिए उस चीज़ के लिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।